प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता को संभाला है, तब से विपक्ष ने जिस तेजी से पीएम मोदी पर कटाक्ष किए हैं, कीचड़ उछाला है, उसी तेजी से पीएम मोदी ने देश को ऊपर उठाया है, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने पूरे विश्व में भारत के नाम का जैसे डंका बजवा दिया है। कुछ एक को छोड़कर हर कोई पीएम मोदी का मुरीद नजर आ रहा है। और अब जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, तो यहाँ जो भी है, जितने भी हैं, हर कोई भारत के सुर में सुर मिलाता दिख रहा है। जबकि शनिवार सुबह तक यही लग रहा था कि नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के नतीजे के रूप में साझा बयान आ भी पाएगा या नहीं। तय ये नहीं हो पा रहा था कि भारत के घोषणा पत्र के साथ सभी देश सहमत होंगे या नहीं। लेकिन पीएम मोदी का ऐसा जादू चला कि सम्मेलन के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों के सहमत होने का ऐलान हो गया। जैसे ही पीएम मोदी ने ऐलान किया, ये आखिरी गेंद पर छक्का मारकर मैच जीतने जैसा था। इस जीत को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है, जिसका व्यापक असर दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये कि ये सब कैसे हुआ? कैसे चीन, बाकी पश्चिमी देश भी भारत की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हो गए? कैसे भारत की हाँ में हाँ मिलाने लगा पूरा समूह? सूत्रों के मुताबिक तमाम देशों के गतिरोध के बीच अंतिम समय में पीएम मोदी के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एंट्री हुई। डोभाल ने तमाम देशों के प्रतिनिधियों से बात की। शुक्रवार शनिवार की पूरी रात सहमति बनाने की दिशा में काम हुआ। भारत ने इस मामले में रणनीति बदलते हुए अलग अलग कूटनीतिक चैनल खोले और शनिवार देर शाम को इस मेहनत का परिणाम निकल कर आया, वो हैरान करने वाला था। भारत के लिए चीन का रुख कैसे बदला? अब तक यूक्रेन के मुद्दे पर रूस से अलग चीन कुछ भी नहीं सुन रहा था, लेकिन अचानक इस मसले पर उसने बातचीत शुरू कर दी। अब चीन ने ये क्या सोचकर किया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, चीन को देखकर रूस का भी रुख थोड़ा नरम पड़ गया, क्योंकि रूस भी यूक्रेन से जंग को लेकर सभी देशों के इकट्ठे होने को लेकर थोड़ा संशय में था। वो अपने बारे में बात करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। लेकिन चीन को देख रूस भी लचीला हो गया। अब बारी थी पश्चिमी देशों की। पश्चिमी देशों का रुख कैसे नरम हुआ? चीन माना, रूस माना, तो अब बारी पश्चिमी देशों की थी, जो अड़े थे रूस यूक्रेन जंग पर बात करने के लिए। हालांकि यहाँ भी रणनीति के तहत काम किया गया। दुनिया के धनी देशों के समूह G7 तक पहुँच बनाने की पहल शुरू की गई। सूत्रों की माने तो जापान और अमेरिका के अधिकारियों से इसके लिए लंबी बातचीत हुई। उनके सामने अलग अलग प्रस्ताव के ड्राफ्ट रखे गए। भारत के लिए जीत तब हो गई जब ये यूरोपीय देश यूक्रेन रूस जंग को छोड़ अन्य मुद्दों पर बात करते दिखाई दिए। अब सऊदी समेत दूसरे देशों की भी अपनी चिंता थी। सऊदी की क्या थी चिंता? पेट्रोलियम पदार्थों के मुद्दे पर सऊदी समेत कुछ देशों में गतिरोध है। इस पर अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी शर्तों के साथ आ रहे हैं, जिस पर सऊदी अरब को ऐतराज है। सऊदी का तर्क ये रहा है कि जल्दबाजी में इस मसले पर कदम उठाने का असर उनके हितों पर पड़ेगा। खुद मेजबान भारत समेत कुछ विकासशील देशों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के कुछ प्रावधानों पर ऐतराज रहा है। इन सभी देशों को 2 बैठकों से साथ लिया गया। 2 बैठकों ने जैसे G20 की भारत के लिए तस्वीर ही बदल दी। G20 को भारत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सम्मेलन बना दिया। कमाल ही हो गया। 2 बैठकों ने बदल दी सूरत। इस एक हफ्ते में हुई 2 बैठकों में सबसे बड़ा विवाद तो यूक्रेन रूस जंग को लेकर था। इस मुद्दे पर पहले तो पूरे विश्व को एक मंच पर सहमत करने पर बात हुई। पहली मीटिंग में इंडोनेशिया के जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात हुई। इस पर रूस पहली बार नरम दिखा और भारत को सहयोग करने का भी भरोसा दिया। दूसरी मीटिंग में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की। इस मीटिंग में अमेरिकी रुख को नरम करने में मदद मिली। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर तो बात हुई, लेकिन रूस पर अलग से बात नहीं की गई। रूस और चीन ने खुद को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया। अब घोषणा पत्र की बात करें तो क्या है भारत के घोषणा पत्र में? सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। सभी देश टिकाऊ विकास के लक्ष्य पर काम करने पर सहमत हुए। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत, जिसके संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। भारत ने एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य पर जोर दिया। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को मजबूती दी जाएगी। उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाने की दिशा में बातचीत की जाएगी। कर्ज पर बेहतर व्यवस्था के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात कही।
दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड दिया जाएगा, ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम होगा। पवित्र ग्रंथों के खिलाफ हिंसा जैसी धार्मिक घृणा के मामलों को खत्म करने की भी बात घोषणा पत्र में थी। इस घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति जता दी, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि भारत G20 के सम्मेलन में सफल हो गया। दुनिया में भारत का कद और मजबूत हुआ। भारत क्योंकि ज्यादातर परिस्थितियों में खुद को न्यूट्रल दिखाने का प्रयास करता है, इस वजह से इस G20 के लिए भारत पर दबाव हर तरफ से था। लेकिन भारत ने किसी भी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने हिसाब से सभी देशों को समझाया। अमेरिका और यूरोपीय देश बार बार यूक्रेन को भी सम्मेलन में बुलाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने इससे साफ मना कर दिया। इससे रूस और चीन को मनाने में मदद मिली है। वैसे जिस तरह से भारत ने दूसरे देशों को मनाकर सभी देशों का दिल जीता है, सभी देशों को अपने साथ कर लिया है, इससे निश्चित तौर पर भारत दुनिया में और बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। वैसे आपको भारत की मजबूती पर क्या कुछ कहना है? भारत के विश्व गुरु बनने की तरफ G20 के माध्यम से उठाए गए एक और बड़े कदम पर क्या है आपके विचार? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।